मेरी YouTube से आदत लग गई थी पढ़ने की, ढूंढ ढूंढ के। मैं कभी कभी यही परेशान हुआ करता था, हम पढ़े किससे, इतना सारा कंटेंट है। उन टीचर्स, कभी वो टीचर्स अच्छे लगते थे, कभी वो टीचर अच्छे लगते थे। 4-5 किलोमीटर दूर था तो मुझे साइकिल से उठा के वही जून के महीने में, और सिटी में जानते हैं कितनी गर्मी होती है, और वो साइकिल इतनी खराब थी कि पंचर भी हुआ करती थी, चैन भी उतरा करती थी। पढ़ाई को लेके काफी सीरियस था कि मुझे करना है, क्योंकि वो फैमिली सिचुएशन भी होती है कि लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। स्कोर यही है कि एक सिचुएशन आती है कि स्कोर स्टैटिक हो जाता है, आपको बस लगे रहना है, उसे बार बार रिवीजन करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है। टेस्ट देते थे तो 18-19 नंबर इसी तरीके से आ जाते थे 50 में। बहुत परेशानी होती थी। कम से कम पहले 1 साल अच्छे से तैयारी करना है, गायब होके अच्छे से तैयारी करना है, एकदम रगड़ना है खुद को। कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने जो भी गाइडेंस ली है वो यूट्यूब से ही ली है ऑलमोस्ट वही, और मेरी स्कूलिंग वही गांव से ही हुई है। इंटर तक मेरा शुद्ध हिंदी मीडियम रहा है। कि भाई एसएससी में बहुत कंपटीशन है, और अगर इसको आपको क्रैक करना है तो बिना पेन उठाए ही एग्जाम को लिखना है, क्योंकि बिना क्वेश्चन 1 सेकंड में पढ़ना है और बिना पेन उठाए सोल्यूशन करना है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा, और आज की इस वीडियो में हमारे साथ पवन कुमार हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर हैं ये दिल्ली में। एसएससी सीजीएल 2022 से ऑल इंडिया रैंक 109 के साथ इनका सिलेक्शन हुआ है, और जब इनका सिलेक्शन हुआ था तो इनकी 21 साल उम्र थी, और ज्वाइनिंग के वक्त इनकी 22 साल उम्र है। मात्र 22 साल की उम्र में बिना किसी कोचिंग के घर बैठे यूट्यूब और ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से इनकी सारी तैयारी रही है, और प्रथम प्रयास में ही एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं। तो आज इस वीडियो में सारी चर्चा इनके साथ करेंगे, जानेंगे इनका सफर, किस तरीके से उन्होंने एसएससी सीजीएल क्रैक किया, कैसी इनकी तैयारी रही, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, और 2022 से हैं तो ये सही आदमी है आपके लिए स्ट्रेटजी बताने के लिए, क्योंकि 2022 में ही आपका सिलेबस चेंज हुआ था, सारा कुछ हुआ था, तो वो उनको सब पता है कि, और कंप्यूटर भी ऐड हुआ था, तो सारी स्ट्रेटजी ये बताएंगे। तो इस वीडियो में एंड तक आप बने रहना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों की कोई भी क्वेरीज होती है आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पवन भाई का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इनसे भी कोई आपकी क्वेरीज हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो पवन भाई कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर, बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बिकॉज इनवाइट करने के लिए मुझे, और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा नाम पवन कुमार है, और जैसा कि सर ने बताया मेरी एसएससी सीजीएल 2022 में AIR 1099 आई है, और मैं इस पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्टेड हूं, और इस समय मेरी पोस्टिंग ग्रेटर नोएडा में है। बेसिकली मैं यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी के एक गांव हरक से बिलोंग करता हूं, और मेरी स्कूलिंग वही गांव से ही हुई है। इंटर तक मेरा शुद्ध हिंदी मीडियम रहा है, और मेरी फैमिली में मेरा छोटा भाई, मम्मी पापा और मेरी दीदी बड़ी हैं, इनकी शादी भी हो चुकी है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में जो किया है वो BA RML यूनिवर्सिटी से वही किया है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ओले बोर्ड ने। ओले बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ओले बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ओले बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ओले बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ओले बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट। आपकी 21 साल की उम्र में आपका सिलेक्शन हुआ, और एग्जाम दिया था तब कितनी उम्र थी आपकी? जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस समय अप्रॉक्स 20 रही होगी एज में। 20 साल की उम्र। जी सर। ओके, तो आपको ये गवर्नमेंट एग्जाम का एसएससी सीजीएल के बारे में कब पता चला आप? सर पहले जब मेरा इंटर हुआ तो मैं इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूज था कि मुझे आगे के लिए क्या करना है। वैसे कई लोगों की डिफरेंट बातें सुन के, जैसे मैं जो मेरे सीनियर्स थे स्कूल में, तो मैं उनसे पूछता था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, NDA या SSC, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाते हैं। तो मैं जब उनसे बात करता था, तो जब मैंने एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मैं एसएससी कर सकता हूँ, सही रहेगा, तो बोलते थे कि भाई एसएससी में बहुत कंपटीशन है, और अगर इसको आपको क्रैक करना है तो बिना पेन उठाए ही एग्जाम को लिखना है, क्योंकि बिना क्वेश्चन 1 सेकंड में पढ़ना है और बिना पेन उठाए सोल्यूशन करना है। बट ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप हार्ड वर्क और एफर्ट्स लगाते हैं तो हो जाएगा आराम से। आपका ये प्रथम प्रयास था, राइट? जी सर, मेरा फर्स्ट। इससे पहले आपने कोई और गवर्नमेंट एग्जाम? जी सर, मेरा जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था कंपटीशन का, वो मेरा एसएससी CHSL 2019 था। ओके।
मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, और CHSL का आपने दिया, वो भी हाँ सर। प्रथम प्रयास था सर आपका? वो और मेरा CHSL मैंने दिया था, तो वो 2019 का एग्जाम था, 2020 में दिया था। और मैंने बेसिकली जो तैयारी स्टार्ट की थी वो इंटर के बाद ही की थी। तो क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने जो भी गाइडेंस ली है वो यूट्यूब से ही ली है, ऑलमोस्ट वहीं से ली है। तो सबसे पहले यही होता है कि इंटर के बाद जब मैंने इंटर किया तो यही होता है कि अब कोचिंग वोचिंग करनी है तो साइकिल उठाओ कहीं जाओ। तो इसी तरीके से मैं भी लखनऊ गया, वहाँ 5-6 महीने के लिए कोचिंग के लिए गया था ऑफलाइन। लेकिन वहाँ केवल मैथ्स ही अच्छी से पढ़ाई गई थी और मतलब उतना ज्यादा सही कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। तो मैं ऑफलाइन से फिर घर आ गया था कि मुझे ऑनलाइन ही यूट्यूब पे सहारा लेना है। और मेरा एक्सपीरियंस भी था क्योंकि मैंने इंटर में भी जो भी अच्छा स्कोर किया था, क्योंकि मेरी डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक थी इंटर में। तो मैंने जो स्कोर किया था वो मैंने ऑनलाइन सपोर्ट करके ही, मेरी यूट्यूब से आदत लग गई थी पढ़ने की, ढूंढ ढूंढ के मैंने बहुत यूट्यूब छाना है। ओके, तो आप आज YouTube के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे जो बहुत से बच्चे हैं वो YouTube से कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ ठीक सर। है, हिंदी मीडियम से आपने बोला 12th तक हिंदी आपकी मीडियम। पढ़ाई हुई, तो इसमें इंग्लिश बहुत अच्छी पूछी जाती है, तो इंग्लिश कैसी थी आपकी शुरुआत में? सर इंग्लिश देखो, अगर सभी सब्जेक्ट की बात करें तो मेरा तो 8th 9th तक वही हाल रहा है कि पीछे से ही रैंक आने वाली थी मेरी, मतलब हर क्लास में पीछे से ही आती थी। मैं बैक बेंचर ही था, ऑलवेज पीछे बैठा हूँ और बैक बेंचर उसी तरीके से लाइफ में भी पहले रहते थे बैक बेंचर टाइप में ही। तो मेरी तो सभी सब्जेक्ट खराब थी, लेकिन मेरी जो अच्छी सब्जेक्ट हुई सबसे पहले मैथ्स पे मैंने एफर्ट्स डाले थे। वही स्कूलिंग के टाइम पे क्लास 8th या 9th पे थे तो मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी उस टाइम। तो फिर इंग्लिश के लिए मैंने वही, मुझे बहुत एहसास होता था क्योंकि मेरे जो क्लासमेट्स थे वो काफी इंग्लिश में सही होते थे, जो 3-4 थे बस, और कोई तो सही होता ही नहीं था। वैसे हिंदी मीडियम में तो मैं देख के मतलब यही होता था कि मेरी मैथ्स तो अच्छी थी और टाइम भी उससे देते थे ज्यादा, लेकिन मेरी इंग्लिश सही नहीं थी। तो मैंने धीरे धीरे उस पर भी एफर्ट्स डालना शुरू किया, क्योंकि जब मैं मैथ्स में अच्छा था तो मेरी क्लास में प्रशंसा होने लगी थी। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए मतलब आज तक की जर्नी में रहा है कि मुझे टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया जब भी हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि क्लास 8th तक मैं तो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि पीछे ही रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े टीचर्स ने मुझे पुश किया है काफी, तो उससे मोटिवेट होता था। फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश पे भी वर्क किया जाए, जिससे मुझे इंस्पायरेशन मिल ही रही थी, तो फिर इंग्लिश पे वर्क किए धीरे धीरे, तो सही होती गई। मेरी इंटर तक इंग्लिश अच्छी हो गई थी, इसीलिए मैंने इंग्लिश के लिए कोई खास कोचिंग वोचिंग नहीं ली, इंग्लिश के लिए यूट्यूब पे भी नहीं पढ़े हैं। मैंने इंग्लिश जो भी तैयार की है वो खुद से तैयार की है, बुक से। आपका लखनऊ से कितना दूर है आपका ये बाराबंकी गांव? सर बाराबंकी 20-25 किलोमीटर जिला है। अच्छा जिला है, ओके। तो क्योंकि हमारे चैनल पे लखनऊ से बहुत सारे बच्चे देखते हैं और आप शुरुआत आपने लखनऊ कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग से तैयारी की शुरुआत करी, फिर आप छोड़ के वापस घर आ गए थे। तो वहाँ के थोड़ा कोचिंग के बारे में थोड़ा बताओ, क्यों आपने छोड़ा और कैसा कल्चर है कोचिंग का लखनऊ में? कोचिंग वैसे देखा जाए तो ऑफलाइन कोचिंग का तो वही हाल है, क्योंकि अगर टीचर्स भी मतलब काफी मेहनत करें भी ऑफलाइन में, तो बच्चे एक तो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, कभी बच्चे गायब तो कभी टीचर्स गायब, यही होता है। तो ऑफलाइन कोचिंग का ये होता है कि उनके पास एक तो टाइम नहीं होता, 6 महीने में जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कराते हैं, उसमें कभी टीचर्स नहीं आते हैं और 2-3 घंटे की ही कोचिंग होती है पूरे दिन में, 2-3 घंटे ही देते हैं, तो उसमें कितना एफर्ट्स लगाएं, लेकिन वो पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाते हैं। और कुछ कोचिंग अच्छी हो भी सकती है, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप ऑनलाइन में कंफर्टेबल हैं तो ऑनलाइन को प्रेफर कीजिए। और फिर कहीं बाहर जाते हो तो वहाँ रहने का भी, हाँ सर, रहने का भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वैसे इस टाइम हम भी कर रहे हैं। हाँ, अब तो चलो जॉब लग गई है तो सैलरी आ रही है तो थोड़ा लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं। जब एस्पिरेंट होते हैं तो खाना पीना भी थोड़ा उसी बजट में करनी पड़ती है। हाँ सर, ये तो मैनेज करना पड़ता है काफी। हाँ, चलो तो फिर अब आप कोचिंग छोड़ के घर पे आ गए, ठीक है। अब वहाँ कैसे आपने पूरा अपना सेटअप जमाया कि जैसे अब मुझे यूट्यूब से तैयारी करनी है और उसमें रीजनिंग भी आना है, इंग्लिश भी आनी है, जीके जीएस भी सब आना है, फिर यूट्यूब पे आपने किस किस टीचर्स को देखा, कैसे वो पूरा सेटअप जमाया कि अब मुझे इन टीचरों से पढ़ना है और अपनी तैयारी आगे बढ़ाना? तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि मेरे घर का माहौल कैसे था, क्योंकि अगर आप घर पे पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले यही बात होती है कि घर का माहौल कैसा है। तो क्योंकि मेरे घर में मम्मी पापा और मेरा भाई छोटा था, वो तो स्कूल ही चला जाता था, और मम्मी भी मतलब आशा बहू है तो बाहर ही चली जाती थी, और पापा ड्यूटी, तो मैं घर पे ऑलमोस्ट अकेले ही रहता था। बट ये होता है कि छोटे बच्चे बाहर बहुत हल्ले मचाते थे, तो इसीलिए मैंने मम्मी से कहा, तो जो कैबिन होता है पर्सनल कैबिन, वो बनवा दी थी, तो मुझे माहौल मिल गया था पढ़ने के लिए। लेकिन अब यही होती है कि जब शुरुआत में आ तो गए घर, वहां कोचिंग छोड़ के कुछ भी गाइडेंस नहीं है मेरे पास कि कैसे पढ़ना है, तो मैं जैसे सबसे पहले कि जीएस पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड और अचानक से जीएस पे मूव कर रहे हैं, तो मैं जीएस की जितनी भी ये सर्च करता था कि हिस्ट्री टीचर, बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब,
इस तरीके से पहले मैं सर्च करता था, फिर उनकी वीडियो प्लेलिस्ट देखते थे, एक दो डेमो टाइप में देखते थे, फिर मिल जाती थी वो सेव कर लेते थे। उस तरीके से मैंने जैसे एक प्लेलिस्ट मिल गई हिस्ट्री की, उसी तरीके से सेव करके और उससे पूरा कंप्लीट कर दिया, इसी तरीके से सब सब्जेक्ट के लिए। और मेरी जर्नी तब अच्छी शुरू हुई क्योंकि मैं गगन सर जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ और काफी टीचर्स हैं कि मैंने जब यूट्यूब पे पढ़ना शुरू किया और मुझे मैथ में बहुत दिक्कत होती थी, वहां हालांकि मैथ्स अच्छी पढ़ाई गई थी कोचिंग में और मैथ में अच्छा भी था। मेरे हाई स्कूल में भी 98 आए थे, 100 आउट ऑफ 100, और मेरे इंटरमीडिएट में भी 98 आए थे आउट ऑफ 100। तो मैथ्स अच्छी पढ़ाई गई थी, लेकिन तब भी मुझे जब मॉक टेस्ट देते थे तो 18-19 नंबर इसी तरीके से आ जाते थे 50 में, बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मैथ्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें या बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब फॉर मैथमेटिक्स। तो फिर मुझे अचानक से गगन सर की वीडियो मिली, तो मैंने जो ज्योमेट्री की उनकी 2 घंटे की वीडियो थी वो मैंने देखा और काफी इम्प्रेस हुए। उनके समझाने का तरीका और जो लेवल था वो एग्जाम से भी मैच कर रहा था, उससे हाई भी लेवल था, तो मुझे अच्छे लगे। सर का पेड कोर्स लिया फ्री? नहीं, मैंने तो फ्री ही किया है, यूट्यूब पे ऑलमोस्ट किया है, उनकी कंपाइलेशन वीडियो पड़ी रहती हैं। अच्छा। और एक 2-3 दोस्तों ने मेरे ले रखा था कोर्स, तो वहां से जो मेन टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे। और इसी तरीके से मैंने यूट्यूब पे जितनी भी अलग अलग, सबसे पहले जीएस में मैंने कायदे से टाइम दिया है, और उसके बाद मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो मैंने खुद से ही पढ़ी है बुक से, और फिर रीजनिंग तो पढ़ा दी गई थी कोचिंग में, क्योंकि रीजनिंग बहुत छोटा सिलेबस होता है। आपका सपना वर्दी लेने का ही था, राइट? हाँ सर, पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे दिमाग में वही जो टैग होता है, इनकम टैक्स लेना, तो इनकम टैक्स ही है, सोते जागते बस इनकम टैक्स। लेकिन जब वैकेंसी डिटेल्स आई तो पता चला कि इनकम टैक्स की लखनऊ और कानपुर में, यहाँ हमारे यूपी में तो वैकेंसी 0 है। और उसके बाद जब यूट्यूब पे देखते थे तो जो भोकाल टाइप में होता है ना, तो मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का ही लगता था कि एक तो 3 स्टार है, ड्रेस है, थोड़ा जलवा है, देखने में लगता था। तो फिर यही हुआ कि अब मेरी और लखनऊ जोन में भी वैकेंसी थी, इसकी 34 वैकेंसीज थी, तो फिर मेरा मोटिव इधर हो गया, मूव कर गया। जब 21 साल का लड़का मतलब 22 में होने जा रहा है, मतलब 21 का ही मान लो, 21 साल का लड़का वर्दी पहन के 3 स्टार अपने घर जाता है, गांव में जाता है, तो कैसा वहां का माहौल था? मैंने आपकी वो सेलिब्रेशन वाली वीडियोस भी देखी, तो कैसा था वो दिन के बारे में थोड़ा बताओ सर। जिस दिन रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट डे की बात करते हैं, तो रिजल्ट आया था वही शायद 10:57 पे वही लिस्ट आई थी, गगन सर ने ही डाली थी और शुभम जैन सर टेलीग्राम से जुड़े थे। तो मेरा भाई था, हम और भाई छत पे ही बैठे थे, वो छोटा है मुझसे, तो उसने कहा भाई रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। अब मेरे मतलब वाइब्रेशन जनरेट होने लगे अंदर की, यार यस, यही इसी दिन का वेट था, क्योंकि मुझे ये तो था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो CHSL जो है वो छोड़ दिया था, ज्वाइनिंग नहीं की थी। उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि वो ज्वाइनिंग इतनी लेट आई थी कि मेरा प्री 1 महीने बाद लगा था, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था। हालांकि उसके लिए मुझे क्रिटिसाइज भी किया, मतलब घर वालों ने ही खुद किया कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, और बाहर वाले भी कि हाँ किसी को मिलती नहीं है और ऐसे छोड़ना गलत बात है। लेकिन वही होती है कि मेहनत करते करते कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें ये हो गया था कि सीजन में मैं कोई भी पोस्ट ले सकता हूँ, ये तो है। बट वही रिजल्ट में था कि मेरी कोई पोस्ट तो होगी, मेरा नाम तो होगा, लेकिन जब मैं रैंक देखा 109, तो आई वाज फुल्ली रिजॉइस्ड। जिस दिन वर्दी आपने पहनी फर्स्ट टाइम, तो उस दिन का एक्सपीरियंस कैसा? सर उस दिन का तो मैं इस तरीके से, वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं मिरर में पहले सामने नहीं गया, पहले पूरी फुल ड्रेस पहन ली, उसके बाद जब मिरर में गए तो खुद को देख के सरप्राइज हो गए खुद को। मम्मी पापा के क्या रिएक्शन थे वर्दी जब पहली बार? मम्मी पापा तो इमोशनल हो ही जाते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रगल करने के बाद। और मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा उन्हीं का सपोर्ट रहा है, और पापा के भी रहा है, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज्यादा गाइडेंस देने के लिए रही है। ओके, लगभग आपने जिस दिन तैयारी शुरू करी और जब CGL का रिजल्ट आया, तो कितना टाइम आपको लग गया था? सर मैंने तैयारी तो 2019 में स्टार्ट की थी, जब मेरा इंटर का रिजल्ट आ गया था अप्रैल में, उसी के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने 1 साल तैयारी की, वही मार्च 2020 तक। तो मेरा CHSL लगा था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया कोरोना वायरस की वजह से, तो कोविड-19 हो गया था। तो फिर अक्टूबर में एग्जाम लगा, तो मैंने अक्टूबर में CHSL दिया था 1 साल तैयारी करके। लॉकडाउन लग गया था, तो मैंने भी उसमें बहुत मस्ती की है, बस इधर उधर टाइम गया है, और फेसबुक पे यही बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, मैसेज करते थे, आते थे, बस यही होता था। और मैंने तैयारी बीच में छोड़ ही दी थी ऑलमोस्ट, जब लॉकडाउन लगा था। फिर जब अक्टूबर में एग्जाम डेट आई, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, ना कोई एग्जाम डेट, ना मतलब कुछ भी पक्का नहीं कि एग्जाम कब होना है, तो मोटिवेशन नहीं आ पाता फिर। तो फिर जब डेट्स आई, तो फिर मैं 1 महीने के लिए सीरियस हो गया। फिर CHSL दिए थे, तो मेरे वो प्री में 182 मार्क्स थे CHSL में। फिर यही CHSL दिए, फिर दिल्ली पुलिस दिए, फिर उसी में 20 में काफी सीरियस नहीं थे फिर उस चीज के लिए।
तो मेरी जो मेन तैयारी हुई वो 1.5 साल हुई है मैंने, वरना देखा जाए जो टाइम पीरियड रहा वो 3 साल का, क्योंकि 2019 से 2022, और मैं इस चीज का वेट कर रहा था कि कितनी जल्दी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। मुझे एक्साइटमेंट था सीजीएल के लिए। सीजीएल के लिए एक्साइटमेंट। ओके, जब आप कोचिंग छोड़ के घर चले गए तो फिर आपने कैसे रूटीन बनाया? पूरा रूटीन कैसा रहता था पूरे दिन का? वैसे मैं शुरुआती बात करूं तो मैं काफी इंट्रोवर्ट था और सीरियस भी था, तो लेकिन वो तो एग्जाम के बाद हो गया कि एक्सट्रोवर्ट भी हो गया और थोड़ा मौज करने लगे हैं, वरना वो पहले ऐसे ही था। तो जब घर पे गए तो थोड़ा हम सीरियस भी थे, तो वो बना लिए थे टाइम टेबल कि अपना हाँ इस तरीके से पढ़ना है और सीरियस होके। हालांकि टाइम टेबल कुछ दिन फॉलो होता था, कुछ दिन नहीं फॉलो होता था। कभी कभी मैं 8-9 घंटे भी निकाल लेता था और कभी कभी वो दूसरे दिन कवर होके 4-5 घंटे ही बचते थे। और फिर लेकिन ये होता है, बस ये आप लोग ध्यान रखिए कि कितना भी हो जाए लेकिन आपको रिकवर जरूर करना है। कि अगर 1 हफ्ते पढ़ाई किए, 2-3 दिन के लिए किसी रीजन की वजह से अगर आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे रिकवर करने की कोशिश कीजिए, और जितना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल होंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। ओके, आप थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी बताओ थोड़ा डिटेल में सब्जेक्ट वाइज, और फिर हम उनके लिए भी जानेंगे जो 2024 में अटेम्प्ट देने वाले हैं। उनका भी सपना आपकी तरह एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, तो उनके लिए भी सेपरेट हम आप जानेंगे कि आप वो क्या कर सकते हैं 2024 के लिए। पहले आप अपना बताओ थोड़ा, आपने जैसे कौन से रिसोर्सेज आपने यूज करे, किताबों की बात करें, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज आपने किन किन टीचर से आपने पढ़ा डिटेल में और कैसे वो सब मैनेज किया, वो थोड़ा स्ट्रेटजी बताओ। तो सबसे पहले हम उसी की इंग्लिश की बात कर लेते, क्योंकि इंग्लिश के लिए मैंने कोई टीचर्स फॉलो नहीं किए, इंग्लिश तो खुद से किए। तो सबसे पहले हम जब कोचिंग गए थे तो वहाँ इंग्लिश के टीचर थे तो सब वही कर दिया था। वो तो पार्टी करवाते थे कोचिंग में आके कि आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम पार्टी दे दो, आज कल उनका होगा वो पार्टी देंगे, ऐसे ही होता था। तो इंग्लिश के लिए मैंने खुद से, वैसे इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट इंटर तक बन गया था, तो मैं खुद सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड था इंग्लिश में। तो सबसे पहले मैंने जो बुक आती है बेसिक बुक जो सभी एस्पिरेंट फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। लेकिन मेरा ये था कि वॉल्यूम 1 ही इतनी बार पढ़े थे, 3-4 बार, कि वॉल्यूम 2 पढ़ने का नंबर ही नहीं आया मेरा। मेंस तक यही हुआ कि मैंने वॉल्यूम 2 पढ़ी ही नहीं। तो वॉल्यूम 1 पूरी पढ़ी है। और उसके बाद इसका एक रीजन और है कि वॉल्यूम 2 नहीं पढ़ने का टाइम मिला, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जो टाइम देता था वो न्यूज़पेपर पे देता था। जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है मैं उसी पे 2 घंटे कम से कम देता था। और उस मेरी एक क्वालिटी थी कि मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की, फर्स्ट टाइम जल्दी जल्दी रीड कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि सेकंड टाइम में फिर से रीड करता था, और जो भी वोकैब्स होती थी उसे अंडरलाइन कर लेते थे। फिर उस वोकैब्स को गूगल पे जाके सर्च करके जो उसकी सिनोनिम्स होती थी, एंटोनिम्स होती थी, वो भी साथ में लिख देते थे डिटेल में। तो ये आप लोग न्यूज़पेपर को स्किप मत करिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल इंग्लिश में क्या होता है, वैसे पहले ग्रामर बहुत अच्छी पूछी जाती थी, लेकिन अब ग्रामर का उतना लेवल नहीं रहा है। ग्रामर तो ऐसे आसानी पूछ ली जाती है वर्ब के बेसिस पे। तो आप कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करिए। कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर ही सही है। कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब यही सबसे मेन है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। वोकैब, और कहाँ से वोकैब के सोर्स से? वोकैब तो एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि न्यूज़पेपर से आप कवर कर लीजिएगा। और फिर वोकैब के लिए एक बेसिक बुक आती है जो वर्ड पावर मेडी में होगा, कि फॉरेन राइटर्स की बुक है, नॉर्मन लेविस की। तो 160-170 की बुक आती है, काफी अच्छी होती है। उसमें क्या होता है कि जो रूट वर्ड से वोकैब सिखाते हैं, तो मैंने उस पर भी 3-4 महीने दिए थे। और जो उसमें आप अगर पूरी न पढ़ पाइए तो जो लास्ट में दिया हुआ है अनेक्स्टर टाइप में, तो उसे जो 10-12 पेज दिए हुए हैं, काफी जो एग्जाम ओरिएंटेड कंपाइलेशन दिया हुआ है, तो उसे जरूर पढ़िए। उसे ही मैंने 5-6 बार पढ़ा है कम से कम रिपीट करके। तो यही मेन चीज है कि आप रिसोर्सेज को कम फॉलो कीजिए, लेकिन आप रिपीटेटिव स्टडी करिए, बार बार रिवीजन कीजिए। तो ग्रामर के लिए नीतू सिंह काफी है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 काफी पढ़ लो। जी सर। और रीडिंग आपको करनी है कम से कम 1-2 घंटे डेली, और वहां से वोकैब आपको जो दिख रही है उनको नोट डाउन करो, उनको सर्च करके। और वोकैब के लिए आपको वर्ड पावर मेडी, वर्ड पावर मेडी, बस मैंने यही फॉलो किया था। वैसे एक वोकैब के लिए और भी अच्छी बुक आती है जो ट्रेंडिंग में चल रही है, ब्लैक बुक। आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैंने खरीद तो ली थी, लेकिन मेरे पास बस वही मेंस के लिए वेट कर रहे थे कि अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मेरा मेंस इतनी जल्दी लग गया था कि पढ़ नहीं पाए थे। ब्लैक बुक मैंने खरीद के रखी थी, लेकिन उसका एक पेज भी नहीं पढ़े थे। ओके, तो सेल्फ स्टडी से इंग्लिश यहाँ से हो जाएगी। बाकी कुछ चीजें नहीं आ रही तो यूट्यूब पे आप देख लो। हाँ, यूट्यूब पे देख सकते हैं, सपोर्टिव। और हाँ, वोकैब के लिए आप ये करते हैं कि 2 मेथड होते हैं वैसे तैयार करने के लिए। वोकैब में ही सबसे ज्यादा एस्पिरेंट को दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती थी, लेकिन मैं डेली बेसिस पे मेरा टारगेट होता था कि आज 50 वोकैब याद ही करनी है। याद करनी, कोई भी तरीका उन्हें समझना है, याद करना है, लिख लिख के याद करना है, यही तरीका फॉलो करते थे। तो ये आपको भी फॉलो करना है। और वोकैब अगर आप तैयार करें तो उसमें एक भी गैप देने की कोशिश ना कीजिए। वोकैब डेली बेसिस पे कहिए। अगर एक भी गैप दे देंगे तो वोकैब बहुत जल्दी भूल चली जाती है, दिमाग से बहुत जल्दी चली जाती है। तो इंग्लिश यहाँ तक हो गई। हाँ, इंग्लिश। मैथ का कैसे करना है? और इंग्लिश में मेरे स्कोर बता देते हैं कि 135 का था, तो 119 थे स्कोर। ओके, ग्रेट।
अब मैथ पे आते हैं। मैथ हाँ सर, मैथ्स तो मैं वैसे मेरा बैकग्राउंड ही मैथ्स था, तो वैसे भी अच्छी थी मेरी मैथ्स। तो मैथ्स, लेकिन तब भी इतनी अच्छी होने के बावजूद उस समय टीसीएस टेंडर आया था जब मैंने एग्जाम स्टार्ट मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2019 में। तो एक बार मेरे साथ हुआ कि बता देते हैं कि मैं जब सीपीओ के पेपर 2019 हुआ, मेरी तैयारी ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुकी थी अच्छे से। मैंने गगन सर जी को भी देख लिया था और पढ़ रहे थे। तो जब सीपीओ का पेपर लगा रहे और उसमें उसका लेवल देख के, मेरी मैथ्स अच्छी भी थी लेकिन उसका लेवल देख के मुझे मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, ये कैसे पेपर बना रहे हैं। मैंने तो लगाते लगाते मुझसे मिस्टेक्स भी होती थी, तो हो जाती थी कैलकुलेशन में। तो मैंने रफ का पेज फाड़ दिया था फ्रस्ट्रेशन में आके, मेरे सवाल हो ही नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा था। फिर मैंने, लेकिन आपको मतलब वही परेशान नहीं होना है मुझे, मैं यही सोचा करता था यार मेरी मैथ्स भी अच्छी है, इंप्रूव क्यों नहीं हो रही, फिर स्कोर क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, वही 50 में 15-20 स्कोर या मैक्सिमम 25 तक पहुंच पा रहे हैं। तो वही होता है कि मुझे क्वेश्चंस आते तो हैं लेकिन वही टाइम वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही है कि आपको कस के प्रैक्टिस करना है, खूब रगड़ के प्रैक्टिस करना है, जितना आप अपने आप को रगड़ेंगे उतना ही निखरेंगे, ये ध्यान रखिए। और मैथ्स के लिए मैंने जैसे टीचर तो बताया ही, गगन सर को फॉलो किया, और रेमो सर भी थे। रेमो सर के लिए मैंने वो जो उनसे कवर किया है, वो जो प्रीवियस ईयर पेपर कराते थे वो बहुत अच्छा सोल्यूशन देते थे, वो यूनिक सोल्यूशन होता था। तो मैंने जितनी भी कंपाइलेशन उनकी वीडियो पढ़ी थी मैंने सब देख ली थी, 2018, 19, 20 जो भी मेंस के पेपर कराए थे मैंने सब देख लिए। और मैथ्स के लिए जो बुक थी फॉलो की थी वो किरण, जब क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैंने 2019 में प्रिपरेशन चालू कर दी थी, तो मैंने सीएचएसएल होने से पहले ही पूरी बुक लगा डाली थी किरण की, तो उससे भी इंप्रूव हो गई थी मेरी मैथ्स। बस मैथ्स के लिए इतना ही फॉलो किए हैं और कुछ ज्यादा नहीं। और जीके जीएस का वेटेज बढ़ा दिया है, जीके जीएस कैसा पूछ रहे हैं अभी? अभी जैसे आपने मेंस भी देखा होगा, कैसा ट्रेंड है और कैसे तैयारी करनी चाहिए? जीएस का तो क्या ही बताया, उसमें बहुत सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है वो जीएस ही है। अगर आप जीएस को जितना तैयार करते जाएंगे उतनी ही कम लगेगी, ये होता है। तो आपको रिसोर्सेस लिमिटेड ही रखने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने होते हैं। रिसोर्सेस लिमिटेड रखिए वरना कंफ्यूज ही रहेंगे कि क्या कहाँ से पढ़ना है। जैसे हम अपना बता देते, तो सबसे पहले जो यूनिवर्सल बुक है एस्पिरेंट की, हर एक घर में मिलेगी, लूसेंट्स की। तो मैंने लूसेंट्स पे डायरेक्ट मूव नहीं किए थे, क्योंकि वो दिखने में केवल पतली लगती है, उसमें कंटेंट बहुत है और समझ में भी नहीं आता, उतना क्रैम करना भी आसान नहीं होता है। तो वैसे मैंने जितने भी यूट्यूब पे थे टीचर्स, डिफरेंट पढ़ लिए थे, वहां से यूट्यूब से कवर कर लिए थे। और करियर लाइफ पे जो बैच निकालते हैं, कुछ स्पेशल बैच, जैसे ज्योग्राफी पढ़ ली थी विवेक यादव सर से, तो मेरे लिए आसान हो गई थी। तो मैंने फिर जब टीचर से पढ़े, वहां से नोट डाउन कर लिया पूरा अपना, फिर उसे रिवाइज करके फिर लूसेंट पे आए। फिर मैंने लूसेंट कवर की 2-3 बार कम से कम। और उसके बाद फिर जो एक बहुत अच्छी बुक आती है, वो पहले हिंदी मीडियम में ही आती थी, लेकिन अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आने लगी है, घटना चक्र, एसएससी के लिए। तो वो मैंने एक बार ही पढ़ पाई, दोबारा सोच रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पाए, टाइम नहीं मिला। तो मैंने वो अच्छे से कवर की। तो अगर आप इतना ही करते हैं, आप अपने टीचर्स को जो भी पढ़ाते हैं वो फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए, उसे बार बार रिवीजन कीजिए। और लूसेंट है, लूसेंट को पढ़िए अच्छे से, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर घटना चक्र से कीजिए, जो टॉपिक वाइज होती है। रीजनिंग और कंप्यूटर कैसे करना है? हाँ सर, रीजनिंग का ये है कि पहले तो हम लोग बहुत ज्यादा उसको लेके चिल रहते थे कि हाँ यार प्री में आनी है, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते थे। ये केवल लेकिन 2018 तक होता था मेरे साथ, जो पेपर उसके पहले लगाते थे तो हो जाते थे। लेकिन जब से टीसीएस आया 2018 में, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी अच्छे बनने लगे, तो मुझे दिक्कत होती थी। पहले राकेश यादव की मैंने लगाई, और ये था रीजनिंग में कि मैंने ना यूट्यूब पे पढ़ी है ना कहीं, बस केवल जो ऑफलाइन में टीचर पढ़ाए थे वो थोड़ा तो वो खत्म कर दिए थे, तो मेरी हो गई थी रीजनिंग। फिर राकेश यादव सर से जो बुक होती है वो उससे पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद जब डायरेक्ट मॉक टेस्ट देने लगे, फिर उससे इंप्रूव हो गई थी। लेकिन जब ये दिक्कत हुई, जब मेंस में इंट्रोड्यूस हुई कि रीजनिंग के इतना पोर्शन है, मैथ्स के बराबर आ गई है रीजनिंग, तब मुझे कायदे से वर्क करना पड़ा। तो जो पीयूष सर पढ़ाते हैं कैरियर लैब पे, उनके जितनी भी मतलब वीडियोस थी रिकॉर्डेड, वो मैंने जल्दी 10 दिन में ही 100 वीडियो कवर कर ली थी स्पीड पे। ओके। कंप्यूटर भी अब मैंने देखा था, जब कंप्यूटर ऐड हुआ था तो उनके बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन वो कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वजह से उनका सीजीएल रह गया। तो कंप्यूटर कहाँ से करना है? वैसे कंप्यूटर ना तो मेरा बैकग्राउंड रहा यूपी बोर्ड में और ना कुछ, लेकिन बस यही है, टीचर की भी देन है और मैंने खुद उससे पढ़ लिया था अच्छे से, इसलिए मेरे कंप्यूटर में 48 मार्क्स थे रॉ स्कोर, और जो नॉर्मलाइज होके 50 हो गए आउट ऑफ 60। और रिक्वायरमेंट थी 18 नंबर की होने चाहिए कट ऑफ के लिए, लेकिन मेरे 50 थे आउट ऑफ 60 स्कोर, तो बहुत अच्छा स्कोर था। वैसे कंप्यूटर में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था। तो मैंने कंप्यूटर के लिए जो कैरियर भी लाइफ पे, मैंने वहां से बहुत सपोर्ट लिया है, क्योंकि मैं गगन सर जी से इम्प्रेस था, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे डिटेल में। तो मैंने वहीं से, क्योंकि एक जब ट्रस्ट बन जाता है प्लेटफॉर्म पे, तो उसी टीचर्स को समझ में आते भी हैं। तो वहां पे एक सर थे यतेंद्र निगम करके,
तो उनकी जो वीडियो थी 80 अप्रॉक्स थी और 1.5 घंटे की वीडियो। मैंने केवल वीडियोस ही कवर कर ली थी, ना नोट्स बनाए थे, लेकिन उन्हें रिवीजन करने का कोई टाइम ही नहीं मिला था। मैंने केवल वीडियो से कवर कर लिया था और मॉक टेस्ट मैंने खूब लगाए हैं कायदे से, तो मेरा वो उतना स्कोर बन गया। मॉक टेस्ट कौन से लगाया आपने? सर सबसे पहले हम बात करते हैं सीएचएसएल के लिए, तो मैंने ग्रेड अप के लिए भी 50-55 अटेम्प्ट कर लिए थे। फिर उसके बाद मुझे सीएचएसएल के बारे में थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में आइडिया कि टेस्ट बुक भी प्रोवाइड करता है, ओली बोर्ड भी अच्छे लेवल के टेस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये दो प्लेटफॉर्म जो फेमस ट्रेंड में भी चल रहे थे, तो मैंने टेस्ट बुक और ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट ले लिए थे। तो टेस्ट बुक पे ये होता था कि मैं अल्टरनेट तरीके से देता था कि आज टेस्ट बुक के दिए तो कल ओली बोर्ड के देंगे, इसी तरीके से मैंने अल्टरनेट तरीके से दिया है। लेकिन ये है टेक्स्ट बुक में मैं देता था तो उसमें मतलब कभी इजी आ जाते थे, कभी मतलब होता था, एग्जाम ओरिएंटेड भी होता था। लेकिन जब ओली बोर्ड के मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको जो वीकली टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, लाइव टेस्ट, उसमें क्या होता है कि जितने भी बच्चे होते हैं, हम जब मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, कम से कम 1.5 लाख एस्पिरेंट उसमें 7 लाइव मॉक टेस्ट देते थे, तो जो कि फ्री में भी प्रोवाइड करता है ओली बोर्ड। तो उसमें ये होता था कि अपने स्कोर तो देखो ही, परसेंटाइल पता चल जाती थी जो, लेकिन जो ऑल इंडिया रैंक पता चलती थी वो काफी अच्छी होती थी। हालांकि मेरी ऑल इंडिया रैंक ओली बोर्ड में कभी 4000 से नीचे आई ही नहीं, इसीलिए आई वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड कि मैं इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इतनी रैंक क्यों नहीं आ रही। केवल एक बार जब टेक्स्ट बुक में देते थे तो मेरी टॉप 10 में भी आ जाती थी, क्योंकि ओली बोर्ड का लेवल थोड़ा अच्छा ही होता है एग्जाम से। लेकिन वो फिर चीज एग्जाम में जाके अच्छा लगता है ना। हाँ, एग्जाम में मुझे एग्जाम कुछ मिलता है कि मेरी रैंक अच्छी नहीं आ रही, मतलब हार्ड आ रहा है पेपर और पढ़ो। क्योंकि मैं अब एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि 109 रैंक आ जाएगी, लेकिन उस टाइम यही होता था कि भाई इंस्पेक्टर पोस्ट ही मिल जाए बस, वही काफी है, क्योंकि 4000 रैंक देख के यही लगता था। लेकिन वो 4000 रियल में 100 होगी, 100 के आसपास ही मुझे नहीं पता था। ओके, अब मैं अगर बात करूं आपकी इस तैयारी के दौरान सारी जर्नी में कुछ ऐसे स्ट्रगल्स आपके रहे हो, तो क्या क्या स्ट्रगल्स आपने फेस करे? सर स्ट्रगल तो सबसे पहले यही रहा था कि जब मैं कोचिंग वहाँ ऑफलाइन गया था, तो वही कभी कभी जब मैराथन क्लास होती थी, तो मुझे वही जून का टाइम होता था, तो 2 बजे फिर उठ के 2 बजे जाना होता था मुझे कोचिंग मैराथन के लिए। संडे को होती थी या हुआ करती थी मैराथन क्लास लखनऊ में, और वो कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर था। तो मुझे साइकिल से उठा के वही जून के महीने में, और सिटी में जानते हैं कितनी गर्मी होती है, तो मुझे वही एक तो गरम पानी बाहर रखा रहता था, उसी से नहा के जाते थे। तो सबसे पहले वो स्ट्रगल, और वो साइकिल इतनी खराब थी कि पंचर भी हुआ करती थी, चैन भी उतरा करती थी। ये काफी स्ट्रगल जो कि मेरे लाइफ भर साथ भी रहेगा स्ट्रगल। और इसके बाद तो ये तो फिजिकल स्ट्रगल हो गया, लेकिन जब मेंटल प्रेशर मुझे बहुत झेला गया, फिर उसके बाद जब यहाँ घर पे आए हैं, क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं रहा, कोई आसपास के दोस्त भी नहीं थे जो तैयारी कर रहे हो या अच्छी तैयारी कर रहे हो इसकी, या कोई एग्जाम भी नहीं निकाला था उससे पहले हमारे आसपास। तो फिर मुझे जो भी पढ़ना था वो खुद से ही पढ़ना था, खुद से ही सीखना था। तो ये सबसे पहले मैं कभी कभी यही परेशान हुआ करता था, हम पढ़े किससे, कितना सारा कंटेंट है, उन टीचर्स, कभी वो टीचर्स अच्छे लगते थे, कभी वो टीचर अच्छे लगते थे, तो मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज होता था। कभी कभी मैं पढ़ने बैठा सुबह, फिर हम सोच रहे हैं किस टीचर से पढ़ें, यही डिसाइड करने में मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता था। तो ये मेंटल प्रेशर। उसके बाद जब मतलब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो जब पहला मॉक टेस्ट दिया था तो वो 76 स्कोर थे। तो फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है, शुरुआत में तो मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज कर जाता है, मेरे 100 या 105 ऐसे आने लगे थे। फिर उसके बाद मेरा स्कोर स्टैटिक हो गया। हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन वही बता रहे कि मैथ्स में भी स्कोर नहीं बढ़ रहा था, और इंग्लिश खुद से ही पढ़ रहे थे, तो उसमें भी 25-30 स्कोर ही बन पा रहा था, उससे बढ़ ही नहीं पा रहा था। और जबकि मैं अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा था, और तब स्कोर नहीं बढ़ता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मेरे स्कोर 120 पे स्टैटिक हो गए थे। तो उसी तरीके से जैसे सब सर्च करते हैं, मैं भी सर्च करता था ये 120 स्कोर से ज्यादा कैसे लाएं, यूट्यूब पे जाके सर्च करता था कि मॉक टेस्ट में 120 से ज्यादा स्कोर कैसे करें। फिर वही होता था, 1 घंटे स्क्रॉल करते थे, 1-2 घंटे, फिर फ्रस्ट्रेट होके आके फिर लग जाते थे। लेकिन यही सोचते थे बढ़ेगा तो है ही, बढ़ेगा तो है ही। फिर मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए हैं और उसे मल्टीपल रिवीजन किया है, तो बढ़ा है स्कोर। ओके, आपको क्या लगता है, बहुत सारे बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था सीजीएल का, और हिंदी मीडियम से आपकी 12th तक पढ़ाई हुई गाँव में, ठीक है, और आपने कोई कोचिंग भी नहीं ऐसा लिया, ऑफलाइन थोड़े दिनों के लिए वो छोड़ के आप आ गए, यूट्यूब से आपने घर बैठे तैयारी करी और इतनी अच्छी रैंक आप लेके आए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या आपकी क्वालिटीज रही होंगी कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ और बाकी सारे बच्चे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? तो ऐसी नंबर ऑफ क्वालिटीज क्या एस्पिरेंट में होनी चाहिए अगर वो जल्दी एग्जाम क्रैक करना चाहता है?
सर वैसे जितने भी एस्पिरेंट तैयारी करते हैं वो जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो तो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हैं, तो ये तो नहीं बोल सकते कि आप अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ कीजिए, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि बेस्ट दीजिए। और क्वालिटीज की बात करें तो मेरी ये क्वालिटीज थी कि मैं पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस था कि मुझे करना है, क्योंकि वो फैमिली सिचुएशन भी होती है कि लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वही जरिया होता है। जब हम लोगों के पास ये भी नहीं होता कि बिजनेस कोई स्टार्टअप खोल सके, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यही होता है कि मतलब गवर्नमेंट के लिए जाना चाहिए, तभी सिचुएशन इंप्रूव होगी, तो वो सिचुएशन पहले ही मोटिवेट कर देती है। सेकंड ये थी कि जैसे सबके साथ होता है कि जो कंसिस्टेंसी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती, लेकिन मैं यही कोशिश करता था कि मुझे गैप ना देना पड़े पढ़ाई में, तो इसीलिए उस चीज को लेके सीरियस थे, तो गैप होते भी नहीं थे। तो मेन चीज जो दूसरी क्वालिटी होती है कंसिस्टेंसी, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, और वो मेंटेन करने में मैं काफी एक्सपर्ट था उस चीज में। जो चीज करना है तो करना है फिर, लेकिन तब भी मेंटेन करते हुए भी डिस्ट्रैक्शन होती ही है, वो किसी भी टाइप में हो वो होती है डिस्ट्रैक्शन, चाहे महिला मित्र के रूप में है, चाहे जिस फॉर्म में हो, चाहे मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हो, वो होता है। ओके, तो ये महिला मित्र वाला डिस्ट्रैक्शन था आपकी लाइफ? हाँ सर था, सबकी लाइफ में ऑलमोस्ट होता है, मेरी लाइफ में भी था, लेकिन था बस। वो था जी सर था। ओके, था में चला गया वो। जी पास था वो ना? हाँ पास था, पढ़ाई के दौरान था। पढ़ाई के दौरान था। ओके, अगर मैं मिस्टेक्स की बात करें, गलतियों की बात करें कि इस तैयारी में क्या क्या गलतियां नहीं करना है एस्पिरेंट्स को, जैसे आप लखनऊ में भी रहे ऑफलाइन, वहाँ बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये गलतियां कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप क्या ऐसी गलतियों बताना चाहो कि वो गलतियों से बचना है? सबसे पहले तो यही गलती होती है कि हमें डिसाइड नहीं होता है कि हमें करना क्या है। जैसे हम काफी अपने फ्रेंड्स को भी देखते हैं, वो कोई भी एग्जाम होता है उसका फॉर्म भर देते हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी 1 महीने तैयारी की, कोई भी फॉर्म आया उसे भर दिया, एसएससी का चाहे जो भी हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो तैयारी अच्छे से करते नहीं है। तो सबसे पहले यही गलती होती है कि आप अपने एक एग्जाम को टारगेट कर लीजिए और फिर उसके आसपास के जो एग्जाम है उसे दीजिए, लेकिन कम से कम पहले 1 साल अच्छे से तैयारी करना है, गायब होके अच्छे से तैयारी करना है, एकदम रगड़ना है खुद को, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देनी है। और जब अच्छे से 1 साल तैयारी कर लोगे, तो चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, जो सब लगभग सेम सिलेबस होता है, वो कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। तो यही सबसे पहले गलती नहीं करनी है कि बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल नहीं होना है, हमें स्टैटिक रहना है, एक चीज पे फोकस्ड रहना है कि एक टारगेट बना लेना है, वही एग्जाम देना है और उसके अलावा कोई नहीं देना है। और सेकंड मिस्टेक क्या होती है कि जो एग्जाम सेंटर पे होती है, हम किसी चीज को ज्यादा सोच लेते हैं, वैसे सोचते तो हम भी थे, जैसे मेरा मेंस था तो रात को नींद नहीं आ रही थी, वो सब होता है, दैट्स कॉमन, तो ये तो होता है। लेकिन आप एग्जाम सेंटर पे जाइए तो मतलब एकदम इंट्रोवर्ट बन के रहिए, किसी से ज्यादा बात ना कीजिए, क्योंकि जो सामने वाला एस्पिरेंट होता है वो तुम्हें डिमोटिवेट ही करेगा, वो अपने आप को सुपर दिखाने की कोशिश करेगा या परेशान करने की कोशिश करेगा। तो आप यही है कि इन चीजों से बचिए और ज्यादा दुनियादारी के बारे उसमें ना पड़िए, खुद पे फोकस्ड रहिए और जाइए, जो अपना टारगेट है उसे पूरा करके आइए। ओके, अभी जो 2024 में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2024 के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनका भी सपना आपकी तरह एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो इस इंटरव्यू के लास्ट में उन सभी बच्चों के लिए क्या मैसेज आपके होंगे? सर मेरा यही मैसेज है कि आप लगे रहिए अच्छे से, अगर आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है तो तब भी आपको कंटिन्यू रखना है, गैप नहीं देने हैं, जितना आप रगड़ेंगे उतना स्कोर। यही है कि एक सिचुएशन आती है कि स्कोर स्टैटिक हो जाता है, आपको बस लगे रहना है, उसे बार बार रिवीजन करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन जहां पे मिस्टेक हो रही है उसे एनालाइज करके दूर करनी है, और सेक्शनल मॉक टेस्ट काफी देने हैं जिस सेक्शन में दिक्कत है, और आप लगे रहिए। और ये जैसे मैं भी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखता था, स्ट्रेटेजी आप सब देखिए, जो भी देखना है टाइम जब फ्री हो, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, किसी की सेम फॉलो नहीं कीजिए, बिकॉज ये लाइन है कि इफ यू वांट टू बी टॉपर्स देन डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनी टॉपर्स। तो ये होता है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, काफी अच्छा लगा आपसे। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको पवन कुमार की स्ट्रेटजी और इनकी जर्नी सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आप सीखे भी होंगे। जैसा कि इन्होंने लास्ट में बोला कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी आपको देखनी है, वहां से रेफरेंस लेना है, आप वहां से मोटिवेशन ले सकते हो और रेफरेंस ले सकते हो कैसे आपको तैयारी करनी है, लेकिन खुद की स्ट्रेटजी आपको खुद ही बनाना है। आपकी सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, आपकी परिस्थितियां अलग हैं, तो उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी बनेगी, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा। और मेहनत करना है और लगातार मेहनत करना है और उस मेहनत के प्रति ईमानदार भी आपको रहना है, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा। और तो मैं दुआ करता हूं कि आप सभी का भी सपना पूरा हो, जिस तरीके से इनका सपना पूरा हुआ, इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में एक्साइज इंस्पेक्टर बने, तो आप भी 2024 में जरूर एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे और एक दिन आप भी इस चेयर पर बैठे होंगे मोटिवेशन फैक्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।